हेलो बच्चों, आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.4। पहले दो क्वेश्चन हम पहले की वीडियो में कर चुके हैं। आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज के, वो सॉल्व करेंगे। इस पूरी एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन है वो बेस्ड है पूर्णांकों के भाग पर। पूर्णांकों के जो भाग के नियम हैं वो पिछली वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं। इस एक्सरसाइज के दौरान भी जो भी क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे और जहाँ भी हमें उन नियमों की आवश्यकता होगी, हम बीच बीच में उन नियमों का जिक्र भी करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, और पार्ट ए जो है 369 डिवाइडेड बाई फिल इन द ब्लैंक्स है, और 369 यहाँ लिखा है 369 भाग में खाली स्थान है, रिक्त स्थान बराबर है 369। हमें रिक्त स्थान में एक पूर्णांक है, उचित पूर्णांक भरना है। अब यहां देखिए, पहले 369 को किस संख्या से भाग दें कि 369 ही आ जाए। यहां है 369 को किस संख्या से भाग दें कि वही संख्या आ जाए। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, पूर्णांकों के जो भाग के नियम हैं वो बताते समय मैंने आपको बताया था कि एक ऐसा पूर्णांक है जिससे किसी भी पूर्णांक की यदि हम भाग करते हैं किसी भी पूर्णांक को, तो वही पूर्णांक हमें भागफल में मिलता है। इसका अर्थ क्या हुआ कि 369 को भाग किससे करें कि पूर्णांक वही मिले, अर्थात जैसा मैंने आपको अभी बताया, कौन से पूर्णांक से? 1 से। क्योंकि किसी भी पूर्णांक को जब हम 1 से भाग करेंगे तो भागफल में हमें वही पूर्णांक प्राप्त होगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा? 1। ये भी धनात्मक, ये भी धनात्मक, तो जो भागफल है वो भी धनात्मक ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। -75 घटा 75 भाग में खाली स्थान है, घटाई। अब यहाँ देखते हैं, आप ऋणात्मक जो चिन्ह है उसे इग्नोर कर दीजिए। पहले आप नॉर्मल मानिए कि एक पूर्ण संख्या है 75 1। अब 75 को किससे भाग दें कि 1 आ जाए। अब 75 को किससे भाग दे, तो किसी संख्या को यदि हम उसी संख्या से भाग देते हैं तो ऐसी स्थिति में 1 प्राप्त होता है। इसका अर्थ हुआ 75 को 75 से भाग देंगे तो 1 आ जाएगा। अब बात है धनात्मक या ऋणात्मक चिन्ह की। अब यहाँ देखिए, ये ऋणात्मक चिन्ह, ये धनात्मक, और मैंने आपको बताया था कि जब पूर्णांकों का भाग करते हैं और ऋणात्मक पूर्णांक को धनात्मक पूर्णांक से भाग देते हैं तो भागफल जो है वो सदैव ऋणात्मक होता है। यहाँ देखते हैं, ऋणात्मक पूर्णांक धनात्मक से भाग दिया, ऋणात्मक, इसका अर्थ ये धनात्मक ही होगा। जो हमने 75 लिखा है वो सही है और धनात्मक ही होगा। आगे चलते हैं। रिक्त स्थान दिया है भाग में 1 बराबर है घटा 87। यहाँ 1 से भाग है, किसी संख्या को 1 से भाग दिया है। अब कौन सी संख्या होगी भाई? सीधी सी बात है, जैसा मैंने आपको बताया था कि 1 से जब भाग दिया जाता है किसी भी संख्या को, तो जो पूर्णांक है या जो भागफल है वो भागफल वही संख्या आता है। इसका अर्थ क्या है कि यहाँ कौन सी संख्या रही होगी? 87। अब 87 को 1 से भाग दिया, 87 मिला। लेकिन बात यहाँ है, अब पूर्णांक धनात्मक है या ऋणात्मक है? जो 87 हमने लिया है वो धनात्मक आएगा या ऋणात्मक? तो यहाँ देखते हैं, ये धनात्मक, ये धनात्मक, जबकि आंसर में दिया है जो भागफल है वो ऋणात्मक। इसका अर्थ क्या है कि जो 87 लिया है, इन दोनों में से 87 में से और 1 में से, दोनों में से एक ऋणात्मक है। ये तो एक धनात्मक ऑलरेडी दिया हुआ है। इसका अर्थ क्या है कि ऋणात्मक कौन सा है? 87। तो यहाँ आ जाएगा घटा 87 भाग में 1 बराबर है घटा 87। इसी प्रकार और क्वेश्चन है, मैं एक और लेता हूँ। 20 भाग में रिक्त स्थान है और घटा दो। 20 को किस संख्या से भाग दें कि भागफल 2 आए, अर्थात ऋणात्मक 2 है। या हम नॉर्मल लेते हैं पहले पूर्ण संख्याओं के रूप में, ऋणात्मक धनात्मक न मानते हुए। तो 20 को किस संख्या से भाग दें कि 2 आए। अब कैसे पता चलेगा? आप 20 को 2 से भाग दे के देख लीजिए। तो 2 ढाई 20, इसका अर्थ है 10 से भाग देंगे। यदि मैं 20 को 10 से भाग देता हूं तो 2 आता है। ये बात तो सही होगी। अब है चिन्ह की बात। चिन्ह 10 जो है वो धनात्मक होगा या ऋणात्मक? यहाँ देखते हैं, ये धनात्मक, ये धनात्मक, लेकिन ये तो ऋणात्मक है। इसका अर्थ है इन दोनों में से एक ऋणात्मक है, जबकि ये तो पहले ही धनात्मक दिया हुआ है। इसका अर्थ है ऋणात्मक क्या है? घटा का। ये 10 है, ऋणात्मक क्या है? 10।
ठीक आगे उसी प्रकार करेंगे, भाग में 4 बराबर है घटा 3। ठीक उसी प्रकार यहाँ देखते हैं कि किस संख्या को 4 से भाग दे कि 3 आए। किससे? तो इन दोनों की गुणा कीजिए, 4 तिये 12। अब ये तो पता चल गया कि 12 को 4 से भाग देने पर 3 आता है। अब चिन्ह धनात्मक या ऋणात्मक ये कैसे पता चलेगा? ठीक उसी प्रकार देखें, ऋणात्मक चिन्ह 2 ही स्थितियों में आता है भागफल में, जब ऋणात्मक पूर्णांक को धनात्मक पूर्णांक से भाग दिया जाए या धनात्मक पूर्णांक को ऋणात्मक पूर्णांक से भाग दिया जाए। यहाँ जो 4 दिया है वो धनात्मक ऑलरेडी दिया है, इसका अर्थ है कि 12 जो है वो 12 क्या है? ऋणात्मक पूर्णांक है। तो इस प्रकार हमने जो क्वेश्चन नंबर 3 था उसके कुछ महत्वपूर्ण पार्ट जो थे A, B, C और G और H ये हमने सॉल्व किए। कुछ पार्ट मैंने बीच में छोड़ दिए हैं, उन्हें आप खुद सॉल्व करेंगे, वो इसी तरीके से आप आसानी से सॉल्व कर पाओगे उन्हें। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आशा है आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है 5 ऐसे पूर्णांक युग्म लिखिए A और B के रूप में। ये पूर्णांक युग्म है ताकि A भाग B बराबर है घटा 3 हो। पूर्णांकों का ऐसा युग्म बताना है जिसमें यदि एक पूर्णांक को दूसरे पूर्णांक से भाग दिया जाए तो घटा 3 आए। ऐसा एक युग्म उदाहरण के लिए दिया है। मान लीजिए A की जगह हम 6 लेते हैं और B की जगह घटा 2 लेते हैं, तो 6 और घटा 2 ये पूर्णांकों के ऐसे युग्म हैं जब 6 को घटा 2 से भाग देंगे तो हमें भागफल घटा 3 प्राप्त होगा। हमें और ऐसे युग्म जो देखने हैं। एक युग्म दिया है 6 और घटा 2, अर्थात 6 को अगर हम घटा 2 से भाग देते हैं तो हमारे पास क्या आता है? घटा 3। हमें और युग्म इसी प्रकार के बताने। यहाँ देखिए, सबसे पहले यहीं से शुरुआत करते हैं। आप समझने की कोशिश कीजिए इस चीज़ को। 6 को 2 से भाग दे 3 है। दोबारा लिखता हूँ, 6 को 2 से भाग देंगे तो 3 आएगा, लेकिन हमें घटा 3 चाहिए। अगर घटा 3 चाहिए, ये तो एग्जाम्पल में ऑलरेडी उन्होंने दिया हुआ है। अगर मैं इसको घटा कर दूं, ऐसे स्थिति में भी जो भागफल है वो घटा 3 ही आएगा, क्योंकि भाग के जो नियम थे मैंने उसमें आपको बताया था कि जब ऋणात्मक पूर्णांक को धनात्मक से भाग दिया जाता है तो भागफल सदैव ऋणात्मक होता है। ठीक उसी प्रकार जब धनात्मक पूर्णांक को ऋणात्मक से भाग दिया जाएगा तो भी जो भागफल है वो ऋणात्मक ही होगा। तो इसी का मैंने एक ऑप्शन आपको दिया है, एक पार्ट मैंने बता दिया। एक और युग्म है जिस प्रकार 6 और घटा 2 था। दूसरा युग्म मैंने आपको बताया कौन सा? घटा 6 और 2। दूसरा युग्म ये हुआ। अब और युग्म देखते हैं। अब बात ये है कि हम युग्म निकालें कैसे, पता कैसे करें। अब यहाँ 3 है तो आप ऐसी संख्या सोचिए जिसका एक गुणनखंड 3 हो। कोई भी ऐसी संख्या सोच लीजिए जिसका एक गुणनखंड 3 हो। जैसे 6 का है, 6 के गुणनखंड करते हैं तो एक गुणनखंड 3 तो होता ही है, उसका 2 तिया 6। तो उसी प्रकार 9 है, तो इसका अर्थ क्या हुआ? 9, अगर 9 को मैं 3 से भाग देता हूं तो 3 आ जाता है। हमें ऋणात्मक ये चाहिए। ये ऋणात्मक कब होगा? जब या तो ये ऋणात्मक है या ये ऋणात्मक है। तो मैं पहले इसको ऋणात्मक ले लेता हूं, ये हो जाएगा। तो एक युग्म क्या होगा हमारे पास? ये हो गया 9 घटा 3। ठीक इसी प्रकार अगर मैं 3 को ऋणात्मक न लेके 9 को ऋणात्मक ले लेता हूं तो ऐसी स्थिति में भी मुझे घटा 3 ही प्राप्त होगा। तो दूसरा युग्म ये हो गया घटा 9 और 3। 3 युग्म हो चुके हैं हमारे। अब और सोचिए दूसरा, और ऐसी संख्या सोचिए। जैसे मैंने बताया 6 है, 2 तिया 6, एक गुणनखंड 3 है। 9 का क्या? 3 तिया 9, एक गुणनखंड है। उसी तरह अगर मैं 12 लेता हूं तो 4 तिये 12, तो इसका अर्थ है 3 एक गुणनखंड है 12 का। तो 12 भाग में 4 कितना आया? 3। अब ये ऋणात्मक चाहिए तो या तो मैं इसे ऋणात्मक करूं या 12 को करूं। तो इस प्रकार मेरे पास 2 जो युग्म है वो और आ गई। एक तो 12 घटा 4 और दूसरा 12 और 4। यदि मैं घटा 12 को 4 से भाग देता हूं तो भी घटा 3 आता है, 12 को घटा 4 से भाग देता हूं तो भी घटा 3। तो इस प्रकार 1 2 3 4 5 और बहुत सारे युग्म इस प्रकार आप ज्ञात कर सकते हैं। हमें 5 युग्म ज्ञात करने थे, हम 5 युग्म ज्ञात कर चुके हैं। आप प्रैक्टिस के लिए और भी इस प्रकार के युग्म देख सकते हैं जिनका भागफल जो है वो घटा 3 हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे।
क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है, पढ़ते हैं पहले क्या है क्वेश्चन नंबर 5, क्योंकि क्वेश्चन को पढ़ना जरूरी है। क्वेश्चन आप जितने आराम से और समझ के पढ़ेंगे, आप ये सोच लीजिए क्वेश्चन उतनी आसानी से हल होंगे। किसी भी प्रश्न को हल करने के लिए उसे समझना जरूरी है। जब आपको प्रश्न समझ में आए तो आप समझ सकते हैं कि वो आधा क्वेश्चन आपने हल कर लिया है। पढ़ते हैं। दोपहर 12 बजे तापमान 0 से 10 डिग्री सेल्सियस ऊपर था। किसी दिन का समय दोपहर 12 बजे जो तापमान है वो 10 डिग्री सेल्सियस ऊपर था। यदि यह आधी रात तक 2 डिग्री सेल्सियस प्रति घंटे की दर से कम होता है। पहले तो ये समझते हैं इसका अर्थ क्या है। 10 डिग्री सेल्सियस ऊपर था, कितने से? 0 से। 0 से 10 डिग्री सेल्सियस, तो 0 से 10 डिग्री सेल्सियस ऊपर, इसका मतलब तापमान कितना था? 10 डिग्री सेल्सियस था। इसे हम संख्या रेखा की सहायता से देखते हैं, इसे आप आसानी से समझ पाएंगे, इसलिए मैं इसे आपको संख्या रेखा पे बताता हूँ। मान लीजिए एक संख्या रेखा है जिसपे संख्याएं अंकित हैं और मैं 0 से आरंभ कर रहा हूँ। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। इसी प्रकार आप आगे भी ले सकते हैं। बाईं तरफ -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, -10, आगे कितना भी, जितने आपकी आवश्यकता है जितना आप ले सकते हैं। अब जैसा कि इसने क्वेश्चन की पहली लाइन में कहा है कि 12 बजे जो तापमान है वो 0 से, 0 ये है, 0 से 10 डिग्री सेल्सियस। अगर मैं यहाँ मान लूँ, इस 10 इकाई को मैं 10 डिग्री सेल्सियस के बराबर मानता हूँ, तो ये जो तापमान था सुबह 12 बजे वो कितना है? 10 डिग्री सेल्सियस। उसकी स्थिति यहाँ है संख्या रेखा पर। आगे देखते हैं। यह आधी रात तक 2 डिग्री सेल्सियस प्रति घंटे की दर से कम होता है, तो किस समय तापमान 0 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड नीचे होगा? हर घंटे 2 डिग्री सेल्सियस तापमान में कमी होती है। 1 घंटे में 2 डिग्री सेल्सियस घट जाता है, कमी का अर्थ घट जाता है। अगर 10 डिग्री सेल्सियस है तो उससे अगले घंटे अर्थात 12 बजे यदि 10 डिग्री सेल्सियस था तो 1 बजे जो तापमान है वो 8 डिग्री है। उसके बाद 2 बजे जो तापमान है वो 6 डिग्री। तो इसी प्रकार हमें ये बताना है कि कितने बजे तापमान 0 से 8 डिग्री सेल्सियस नीचे होगा। अब 0 से 8 डिग्री सेल्सियस नीचे, 0 से नीचे अर्थात 0 से कम, और 0 से कम अर्थात ऋणात्मक संख्या। इसका मतलब तापमान ऋणात्मक 8, इसका मतलब -8। हमें बताना है कि कितने बजे तापमान -8 डिग्री सेल्सियस होगा। आप ऊपर लिखिए 1 घंटे में, 1 घंटे में तापमान में कमी कितनी होती है? तापमान में कमी या तापमान में जो घटने की दर है तापमान की, वो क्या है? 2 डिग्री सेल्सियस प्रति घंटा। अब हम यहाँ देखते हैं, ये तापमान है 12 बजे, यहाँ आए 1 बजे, 1 घंटा हो गया। 1 घंटे में तापमान 2 डिग्री सेल्सियस कम होगा, फिर 2 डिग्री कम हो गया, 2 बज गए, फिर 2 कम हो गया, 3 बज गए, फिर 2 कम हुआ, 4 बज गए, फिर 2 कम हुआ, 5 बज गए, फिर 2 कम हुआ, 6 बज गए, फिर 2 कम हुआ, 7, फिर 2 कम हुआ, 8 और फिर 2 कम हुआ, 9। इसका अर्थ है 9 बजे तापमान कितना हो जाएगा? -8 डिग्री सेल्सियस। पहला पार्ट तो ये था कि कितने बजे तापमान 0 से 8 डिग्री सेल्सियस कम होगा, तो कितने बजे होगा? रात को 9 बजे, क्योंकि बात दोपहर 12 बजे की है। तो दोपहर 12 बजे यदि तापमान 10 डिग्री सेल्सियस था और घटने की दर 2 डिग्री सेल्सियस प्रति घंटा थी, तो ऐसी स्थिति में 9 बजे रात को तापमान घटा 8 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। आगे देखते हैं आधी रात को तापमान क्या होगा। आधी रात का अर्थ 12 बजे। इस आगे लेते हैं संख्या रेखा को, ये घटा 11, 12, 13, 14, इस प्रकार आप ले सकते हैं। अब ये 9 बजे हैं, अब 10 बजे, 11 बजे और 12 बजे। तो 12 बजे तापमान देखिए कितना है? घटा
14 डिग्री सेल्सियस। अतः 12 बजे आधी रात को, अतः आधी रात को या रात 12 बजे, रात 12 बजे तापमान होगा कितना होगा, घटे 14 डिग्री सेल्सियस। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 था। आशा है आप समझ गए होंगे। आज के लिए इतना ही। घर पर रहें, सुरक्षित रहें, पढ़ते रहें।